अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहाद हुसैन। नाज़रीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो आए दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। मामला कुछ यूं है कि हमने इसको शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। पहली वेव आई, उसके बाद दूसरी वेव आई और लगा यूं जैसे कि शायद मामला जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद अब तीसरी वेव जो है वो शुरू हो गई है और बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रही है। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुकम्मल टोटल जो अभी तक कंफर्म केसेस पाकिस्तान में हुए हैं जब से ये वायरस जो है वो मंजर यहाँ पे आई है, तकरीबन 6.25 लाख केसेस कंफर्म्ड हैं और उसमें से अब तक तकरीबन 13,800 लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। प्रोविंस वाइज अगर आप देखें तो उसमें जाहिर बात है पंजाब, सिंध सबसे आगे है, उसके बाद पंजाब है। सिंध में तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जो हैं वो केसेस मौजूद हैं। ये भी ज़रा देख लीजिए कि इस वक्त तक जो रिकवरीज हैं तक 5,80,000 लोग रिकवर कर चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हुए हैं वो 97 लाख टेस्ट हो चुके हैं। ये NCOC की वेबसाइट से मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। और ये आखिरी जो ग्राफ है ये बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिविटी रेट। और इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से ये जनवरी से आज तक के दिन का रेट है और किस तरीके से ये कम होता है। जनवरी के बाद बतदरीज ये कम होता जाता है और फिर उसके बाद ये चढ़ना शुरू होता है फरवरी के आखिर मार्च के शुरू में। और अब जो है आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि 8.7% जो है वो पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। ये बहुत ज़्यादा है। जहां तक अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो लोएस्ट हम 1.7 तक 1.75 तक शायद चले गए थे। तो एक बार फिर मामला जो है वो तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और कल परसों के दिन जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हुए हैं जुलाई से लेकर। ये मामला क्या है, इसको किस तरीके से टैकल करें, क्या करने की ज़रूरत है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और हुकूमत क्या जो है वो अब क्या करने जा रही। बात करते हैं, मुझे ज्वाइन करें जनाब असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर हैं और NCOC को कमांड करते हैं और पाकिस्तान का जो पहले दिन से जो कोरोना वायरस के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग चल रही है और एग्जीक्यूशन चल रही है, असद उमर साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए असद साहब कि इस टाइम कुछ जो मेरी भी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि अभी भी लोगों को शायद अंदाजा नहीं हो रहा कि ये थर्ड वेव कितनी सीरियस है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में हमें ये बताएं कि हाउ सीरियस आर थिंग्स। देखिए, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। कम से कम लोगों का जो अमल है उससे तो यही नजर आ रहा है कि लोग शायद इसको उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना लेने की जरूरत है। मैं अगर कुछ अदादो शुमार से आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी जितनी तेजी से केसेस में इजाफा हुआ है और वबा के फैलाव के अंदर इजाफा हुआ है, हमने जून के बाद से इतनी तेजी से वबा को बढ़ते हुए नहीं देखा है। ये जो है इसकी बुनियादी तीसरी लहर की जो मुनफरिद चीज है, इसके अंदर जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो उस जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चला कि ज्यादातर जो इस वक्त स्ट्रेन पाकिस्तान में फैल रहा है, खुसूसन जो हमारा शुमाली हिस्सा है मुल्क का, पंजाब है, इस्लामाबाद है, आजाद कश्मीर, KP है, यहाँ पे बरतानिया का जो स्ट्रेन है, UK स्ट्रेन, वो डोमिनेंट हो गया, यानी वो निस्फ से भी ज्यादा केसेस अब उसके आ रहे हैं। उसके बारे में जो रिसर्च इस वक्त बरतानिया से आ चुकी है, आपको पता है जितनी तबाही फैलाई इस स्ट्रेन ने बरतानिया के अंदर इस सदियों के अंदर, उधर स्ट्रेन के बारे में ये रिसर्च हमें बताती है ये फैलता भी ज्यादा तेजी से है, ज्यादा आसानी से फैलता है और ये बदकिस्मती से मोहलक भी ज्यादा है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है और हमारे अपने फैसले जो हैं, इनफरादी और इज्तिमाई फैसले, उसके अंदर इस परेशानी को देखकर हमें फैसले करने हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ये हो रहा है कि इंतजामिया से जब हम बात करते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट ग्राउंड पर फैसलों की वैसे नहीं हो रही जैसी पहली वेव के अंदर हमें देखने को आई थी, इवन सेकंड वेव के अंदर, और उसकी वजह इंतजामिया हमें ये देती है कि इस दफा रेजिस्टेंस बहुत आ रही है। लोग जो हैं, क्योंकि वो खुद से इस बात पे भी यकीन उनको नहीं आया है, इसलिए मुदाफरत हो रही है और लोग जो हैं वो अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से मैं तो उसकी तशबीह देता हूँ मोलोटोव कॉकटेल वाली सूरत हाल बनती जा रही है। और अगर हमने जल्द से जल्द अपने इनफरादी और इज्तिमाई जो हमारा रवैया है उसके अंदर तब्दीली ना की तो बहुत ज्यादा आगे हालात खराब होने की अंदेशा। अच्छा, अब असद साहब, एक तो बिहेवियरल चेंज है कि लोग जो हैं उनको ये बावर कराया जाए कि आप इसको सीरियसली लें। उस हवाले से चाहे वो एक मीडिया कैंपेन हो या बार बार उनकी याद दहानी कराई जाए, या जिस तरीके से आप जो हैं वो बार बार जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके लोगों को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि इसको सीरियसली लें। लेकिन दूसरा है SOPs की इन्फोर्समेंट। थोड़ा सा जो हुकूमत है वो
जोर जबरदस्ती करे। उस हवाले से अब हमारे पास इन्फोर्समेंट के क्या ऑप्शन है? देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं और आप क्योंकि इसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते रहे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा जो है मैंने बहुत तारीफ की है हमारी इंतजामिया की जो कारकर्दगी रही है जब से ये आया है। दोनों उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और उसकी हेल्थ साइड दोनों जो है, और ग्रास रूट्स लेवल तक चीफ सेक्रेटरी से शुरू होकर नीचे तक जबरदस्त उन्होंने काम किया। और एक वजह जो जरा लोग महफूज रहे हैं और लोगों का रोजगार भी चलता रहा है वो यही कारकर्दगी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इन्फोर्समेंट होती भी हमें नजर नहीं आ रही। मैं तो खुद जो है वो पिछले चंद दिनों से जो है वो मुस्तकिल भेज रहा होता हूँ एग्जाम्पल्स, एक्शन भी होते हैं। वो मैं कल एक लाहौर का किसी ने मुझे भेजा, वो आधे घंटे के बाद सील भी हो गया था। लेकिन अब दोनों तरफ से देखें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी वाज़ेह हिदायत हैं कि, और हिदायत क्या है, कोई किसी और के भले की नहीं, आपको खतरा है। आप जिनकी बच्चों की शादी हो रही है उनको खतरा है, उनके रिश्तेदारों को खतरा है। इंडोर शादियां हो रही हैं, 1500 2,000 लोग वहां पर जा रहे हैं। और इंतजामिया भी ये हाई प्रोफाइल वायलेशन जिसको मैं कहता हूं, जिसको निस्बतन आसान है इन्फोर्स करना, वो भी इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही। सबसे पहली जो हमारी पिछले हफ्ते हमने फैसले किए थे, फिर मैंने एक स्पेशल ऑडिट करवाया और ऑडिट ने वही कंफर्म किया जो एनेक्डोटल एविडेंस आपको और मुझे मिल रहा था कि कंप्लायंस जो है वो बहुत कम है, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो कल सैटरडे को हमने जो मीटिंग की थी, कल सुबह, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर यही कहा था, सबसे पहले तो जो है जो फैसले हुए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो सख्ती से करवाया जाए। और फिर बदकिस्मती से जो सूरत हाल पैदा होगी या कल सुबह जब हमारी मीटिंग होगी तो हम इन पाबंदियों के ऊपर इजाफा भी होगा। वो गलत खबर किसी ने चला दी कि मुकम्मल सारा मुल्क लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पाबंदियों में इजाफा भी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मवाजना करें, फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने जब हम हमारी मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स हुई तो आपने बताया था कि तकरीबन मिडल ऑफ जून हमने पहली वेव ने पीक किया था और वो शायद 20 पॉजिटिविटी रेट 20 से ऊपर था। ये जो स्टेज आज हम खड़े हैं, अगर थोड़ा सा आप मवाजना करें आज का जहां पे ये पॉजिटिविटी रेट जा रहा है, जो ट्रेंड नजर आ रहा है, ये फर्स्ट वेव में कहां था? हम इस स्टेज पे मार्च में थे, अप्रैल में थे, मई में थे? ये पहली बात तो ये जो इस वक्त हमारा 9% है, इसका पहली वेव से बराहे रास्त मुवाजना इसलिए नहीं हो सकता कि उस वक्त हम सिर्फ सिम्टोमेटिक की टेस्टिंग कर रहे थे, यानी जिनको अलामात आती थी सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो रही थी। उसके बाद हमने टेस्टिंग एक्सपैंड की और अब जो है हम टारगेटेड हाई रिस्क एरियाज की टेस्टिंग भी करते हैं, जिसके अंदर जाहिर है बाय डेफिनेशन जो है वो जरा पॉजिटिविटी निस्बतन कम आती है जो अलामाती है उनके। तो ये 9% जो है आप समझ लें ये पुराने को 12% के करीब है। और ये कहां से हमारे मैच करता है? ये मई का वस्त आप समझ लें कि ये मई के वस्त के बराबर लगभग आपका बनता है। और जिस तेजी से इसके अंदर इजाफा हुआ है, अगर ये इसी ट्रेजेक्टरी पे रहा, ये बढ़ता रहा, तो उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि वो ईद से पहले एकदम से जो है वो खुले थे मजार मार्केट्स वगैरह और बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। तो आप लगभग खुदा ना खास्ता वहीं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिविटी है। फर्क दोनों में ये है कि उस वक्त जब हम शुरू हुए थे तो हमारा अस्पताल का सिस्टम जो है वो निस्बतन खाली था। इस दफा आपका जो इसकी इब्तिदा हो रही है इस वेव की, या इब्तिदा तो जरा सा आगे हाँ, इब्तिदा का अगर मैं नंबर ले लूं तो तकरीबन आप 1600-1700 क्रिटिकल केयर के मरीज कोविड के अस्पतालों में मौजूद थे। बनिस्बत वहां पे हमें शुरू हुआ था 200-300 उस वक्त थे। तो हम ऑलरेडी जो है वो 2100 क्रॉस करके तकरीबन 2200 पे पहुंच चुके हैं। और इसको अगर मैं मुवाजना करूं, पीक जो हमारी पहली थी तो वो 3300-3350 के करीब हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट पहुंचे थे। और ये सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ 400 से ज्यादा का इजाफा हुआ है हमारे जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट हैं। और सबसे ज्यादा पहले दिन से जो हम फैसला साजी करते हैं, इस पर नजर रखते हैं कि अस्पताल का निजाम अगर आपका खुदा ना खास्ता मफलूज हो जाए, वो ओवररन हो जाए, तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। इसीलिए हमें ये आज से, हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो 3300-3400 तक पहुंचे। हमें आज ही जरा ज्यादा बड़ी पाबंदियों की तरफ जाना पड़ेगा। जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, वो ये कहना मुमकिन है कि अंदाजन कितने फीसद हमारी कैपेसिटी इस टाइम फिल हो चुकी है, ताकि लोगों को आइडिया हो कि मामला कितने सीरियस हैं? अच्छा, कैपेसिटी अगर मैं पूरी नेशन वाइड कैपेसिटी देखूंगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी, वेंटिलेटर के ऊपर भी, तो हम इस वक्त तकरीबन 20% के ऊपर हैं। लेकिन ये मिसलीडिंग है। जब हम इसको देखते हैं, आप 100% पे जाके या इवन 90% पे जाके आपके
संगीन मसाइल नहीं खड़े होते। ये एक कौमी एवरेज हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ शहर ऐसे हैं जो तकरीबन निस्फ पे पहुंच चुके हैं, यानी तकरीबन 50% पे पहुंच चुके हैं। एक गुजरात जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें तो 70% से ऊपर जा चुका है, कि वो 90% के करीब चला गया था, फिर हमने को रीडिप्लॉय किए वहां पर। जैसे ही कोई शहर 50% से ऊपर जाता है तो आपको क्या मसला आना शुरू हो जाता है, शहर में तो गुंजाइश होगी लेकिन जिस अस्पताल पे आप जा रहे हैं वो अस्पताल भर चुका होगा। और जाहिर है हर शहर के अंदर ऐसा है कि कुछ अस्पताल जो हैं वो ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं, मरीज सबसे पहले उधर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं, जिस तरह कराची के अंदर आ खान हो गया, इंडस हो गया, इस किस्म के है, इस्लामाबाद के अंदर शिफा होगा, पिम्स होगा, वो जब 50% शहर का लेवल होता है तो वो 90% और 100% के करीब होते हैं और फिर पैनिक बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जब आप खबर आती है कि मैं गया अस्पताल में और बिस्तर नहीं मिला तो जाहिर है फिर पैनिक हो जाता है। असद साहब ये बताइए कि अब ये सूरत हाल को सामने रखते हुए जो 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हर शख्स सवाल कर रहा है, पहला तो ये कि क्या हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जो जिस तरीके से मार्च अप्रैल में हुआ था पिछले साल। दूसरा, स्कूल क्या अब वो फिलहाल के लिए बंद है जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती। तीसरा, दफातर, शादी ब्याह के फंक्शंस, ये की इश्यूज हैं, इन पे कोई फंडामेंटल डिसीजंस होने वाले हैं कल की मीटिंग में या जल्द? देखें, जो दफातर हैं उसके लिए तो हमने जो बड़े शहर हैं, एक चीज हमने फर्क इस दफा ये की है फहद, ये मैं सेकंड वेव में भी आर्ग्यू कर रहा था, खैर उस वक्त हमने नहीं किया, लेकिन अब थर्ड वेव के अंदर डेफिनेटली हम कर रहे हैं कि वबा जो है ये बुनियादी तौर पर एक शहरी वबा है और जहां जितनी गुंजान आबादी ज्यादा है वहां उतनी ज्यादा इस वबा से खतरा पैदा होता है। तो बजाय कि हम बिहाड़ी और लैया और चारसदा बंद कर दें, हम जो है ज्यादा सख्ती के जो इकदाम हैं वो वहां पे कर रहे हैं जहां वबा का फैलाव ज्यादा है। लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया। लकीली इस वक्त तक क्योंकि सिंध के अंदर बशमूल कराची इस वक्त तक यूके स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं पहुंचा है, तो वहां पे इब्तदाई ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं कि बढ़नी शुरू हो गई है केसेस की तादाद, लेकिन अभी खतरनाक हद तक नहीं पहुंची। तो इन शहरों के अंदर हमारे ये वर्क फ्रॉम होम उसको हमने इनकरेज करने के लिए 50% ऑफिस अटेंडेंस वाला पिछले हफ्ते कर दिया था, अब उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। जो हमारे शादियों का है वो अगर इम्प्लीमेंटेशन अगले 1-2 दिन के अंदर इंप्रूव नहीं हुई, अगर हम आउटडोर पे आ जाएं, सिर्फ 300 पे आ जाएं जो कि गाइडलाइन है, तो हमें शायद इतना खतरा ना हो। लेकिन मैस वायलेशन अगर 1-2 दिन भी और चली तो हमें कोई चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि हमें फिर बंद करनी पड़े रमजान तक कम से कम। और स्कूलों का मेरी शफकत महमूद साहब से बात हुई है, तालीमी इदारों का, और उनसे मैंने कहा है कि इसका अर्जेंटली रिव्यू करें, क्योंकि वो फिर सारे से तालीम के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ करना पड़ता है। मुश्किल फैसला है, बच्चों की तालीम का भी बहुत ज़िया हुआ है। लेकिन एक चीज जो इस नई यूके स्ट्रेन के अंदर है वो ये भी है कि ये नौजवानों में जरा ज्यादा तेजी से फैलती है बनिस्बत जो ओरिजिनल स्ट्रेन थी। तो वो भी उसको भी देखा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या फैसले किए जाएं। कुछ तो फैसले उसमें से जैसे मैंने कहा कल सुबह ही हो जाएंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन की पेस तेज हो रही है क्योंकि मामला जाहिर बात है खराब हो रहे हैं तेजी से, तो उसकी पेस मजीद तेज होने का इम्कान है? जो अभी आप 65 प्लस को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उससे नीचे की एजेस हैं उनकी बारी कब आ रही है? और अगर आप इस बढ़ती हुई वेव के साथ वैक्सीनेशन को कंपेयर करें तो उसका इफेक्ट कितना तेजी से हमें नजर आना शुरू होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले जो दूसरी बात आपने की है उसका मैं पहले जवाब दे दूं, और ये पहले भी मैं कहा करता था कि वैक्सीनेशन शुरू होते ही ऐसे नहीं होगा कि खतरा खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं कि यूरोप के ममालिक जो हैं जहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और वैक्सीनेशन ज्यादा हो चुकी है, वहां पर भी बंदिशें अभी कितनी सीवियर चल रही हैं। फ्रांस में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही यूके स्ट्रेन ने वहां पे हिट किया। बरतानिया के अंदर तबाही मचा दी इस यूके स्ट्रेन ने। तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें यकीनन हम इजाफा चाहते हैं। हम स्टार्ट हुए थे लगभग 5,000 डेली थी, अब 30 से 40,000 डेली के दरमियान हम चले गए और इसको हमने इंशाल्लाह आगे बढ़ाते चला जाना है। वो सिस्टम जाहिर है एडजस्ट करता है कि इतनी बड़ी तादाद के ऊपर एक एक्टिविटी हो रही है। सैकड़ों अस्पतालों के अंदर आपने देखा था कि वो जरा से ज्यादा लोग एक दिन आए थे तो एक्सपो सेंटर लाहौर में जो कतारें लगी थी, लोग 4-4 घंटे इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये इंशाल्लाह सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और इससे हमने आगे बढ़ाते चले जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू हुई और बड़ी तादाद पे वैक्सीनेशन हुई और आप समझ लें कि 6 हफ्ते के अंदर जो है ये वबा खत्म हो जाएगी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होगा। इस वबा के साथ अभी हमें चंद महीने कम से कम और रहना है। असद साहब, वेरी क्विकली, आउट ऑफ टाइम, 2 क्वेश्चंस बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि 23 मार्च परेड, उसका फैसला क्या होने जा रहा है कल?
यानी व्हाट आर द ऑप्शंस? और दूसरा फाइनली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनका भी क्विकली अपडेट दे दें हमें। अच्छा, वजीर आजम का, उनकी बेगम का मैं बता दूं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डॉक्टर्स ने जो उनका मायना किया है, माइल्ड डिजीज है, माइल्ड सिम्टम्स है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, आइसोलेट कर रहे हैं। सो वो वहां से तो इत्मीनान की खबर है। जहां तक 23 मार्च वाला है, 23 मार्च का हमने बड़ा तफसीली रिव्यू किया था। टोटल जो अटेंडेंस है, जो लोग आने हैं, वो ज़ाहिर एक बहुत बड़े ग्राउंड में, आप जानते हैं उसको, वहां पे किसी भी एक सेगमेंट में 300 से ज्यादा लोग ना हो, जो हमारी एसओपी प्रोटोकॉल है वो हमने कर दिया था। जो परेड में हिस्सा ले रहे हैं वो पिछले चंद हफ्तों से बायो सिक्योर बबल के अंदर रखे गए हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वाला के अंदर होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो बदकिस्मती से हमने पीएसएल में नहीं किया और उसका हमने नुकसान उठाया। तो जो बेहतरीन दुनिया की एडवाइस हो सकती है उसके मुताबिक की जा रही है। ग्राउंड में लोग वहां पे बहुत तमाशाई जो देखने वाले हैं बहुत कम होंगे, लेकिन सारा पाकिस्तान जाहिर है 23 मार्च को सेलिब्रेट जरूर करेगा। ठीक हो गया। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, हमें बता रहे थे। नाज़रीन, सूरत सामने है, बहुत सीरियस है, इसको जितना ज़्यादा संजीदगी से हम लेंगे उतना जो है वो शायद इस पर काबू पाने में हमें आसानी हो। ख़ास तौर पे जो SOPs हैं उनको फॉलो करना निहायत ही ज़रूरी है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो दो स्पेशलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं ज़रा बात करूँगा, ज़रा थोड़ा समझेंगे कि जो वैक्सीनेशन की कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सवाल जो मेरे और आपके, हम सबके जहनों में है, इस स्ट्रेन के हवाले से इससे कितना ख़तरा है, और इसके साथ साथ जो है वो जब हमें डोजेज लगती है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो उससे इम्यूनिटी का क्या रिलेशनशिप है। ये बड़े बहुत ही क्रिटिकल सवाल हैं हम सब के सेहत के लिए। ये सवाल मैं रखूँगा अपने दो स्पेशलिस्ट के सामने। अजीम, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे मैं ज़रा तफसील से बात करूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है, पहले तो यूके स्ट्रेन के हवाले से हमें वो मालूमात जो हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, कौन सी अहम उसके नुकात हैं जिनका हमें इल्म होना चाहिए उनकी, और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसका डायरेक्टली किस तरीके से ताल्लुक है वैक्सीनेशन से, ताकि कम से कम हमें ये आइडिया हो कि एकदम जो ये तीसरी वेव शुरू हुई है इसको किस तरीके से हमने कोप करना है। मेहमानों को तारुफ कराता हूँ। जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे पहले मेहमान हैं, नाज़रीन वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, पाकिस्तान के मायनाज डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, माहिर हैं वबाई अमराज के, CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये अभी मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था असद उमर साहब से, और वो यही बता रहे थे कि ये जो इस वक्त जो ये तीसरी वेव है, इसमें जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो ये यूके वायरस जो है इसका है, और ये ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा मैं समझाइए, ये जो यूके स्ट्रेन आ रहा है ये किस तरीके से मुख्तलिफ है उस स्ट्रेन से जो पहली और दूसरी वेव में पाकिस्तान में रहा है, और जिसकी वजह से जो इतने ज्यादा इन्फेक्शन हुए और फिर डेथ्स भी हुई है। तो यूके स्ट्रेन कैसे मुख्तलिफ है? थैंक यू फहद। देखें, ये RNA वायरस है और रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है, बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। तो जाहिर है जब कोई भी वायरस बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है तो उसमें वेरिएशंस भी आती हैं और उसमें म्यूटेशंस भी आती हैं। तो ये तो कोई स्टेबल वायरस वैसे भी नहीं है। इसकी समझने वाली चीज़ है कि जो इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं इस वायरस की, कि कितनी म्यूटेशंस हो सकती हैं किन किन पोजीशंस पे उनकी, वो 39,000 है और अभी तक 139 म्यूटेशंस हुई हैं। जिस स्ट्रेन की आप बात कर रहे हैं B117, एक्चुअली ओरिजिनेटेड अफ्रीका से किया, फिर यूके में गया और अब काफ़ी ममालिक में है और पाकिस्तान में भी है। हमारे जो, क्योंकि हम म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे ख्याल में 17% स्ट्रेन अब ऐसे हैं जो B117 की वेरिएशंस हैं या म्यूटेशंस हैं। B117 में 17 चेंजेस आए वायरस में सडनली, क्वाइट सडनली, और उसमें से 8 ऐसे थे जो स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड थे और बाकी ये थे कि जो उसकी वायरस के रिलेटेड थे, और उसमें 3 म्यूटेशंस हैं, सारी म्यूटेशंस नहीं हैं। तो उसकी वजह से वायरस की जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है वो 75% इंक्रीज़ कर गया, यानी कि अब वो उसकी वल्नरेबिलिटी टू ह्यूमंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर गई, अफिनिटी टू ACE2 रिसेप्टर्स इंक्रीज़ कर गई,
तो 75% उसमें तेजी आ गई उसके ट्रांसमिशन होने में। दूसरा, उसने बच्चों को अफेक्ट करने का जो बच्चों को किसी हद तक स्पेयर कर रही थी पहले वायरस, तो वो बच्चों के लिए भी काफी हद तक उसकी एफिनिटी बन गई। और तीसरा, अभी रिसेंटली ये हुआ है कि किसी हद तक उसकी विरुलेंस भी ज्यादा हो गई है, यानी कि उसकी डैमेज करना ह्यूमन बॉडी को टू लंग्स स्पेशली वो भी बढ़ गया है, और डायरिया करना भी उसका बढ़ गया है। तो थोड़े से सिम्टम्स भी उसके बढ़ गए हैं। तो ये वायरस को तो जाहिर है हम नहीं रोक सकते म्यूटेट करने से या उसकी वेरिएशन आने से, विच हाईलाइट्स आर पॉइंट्स विच वी कंटिन्यू टू आप लोगों के जरिए कहते रहते हैं कि एहतियात और भी अब जरूरी हो गई है, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी वायरस से हमारा वास्ता है जो पहले नहीं था, और वो बहुत तेजी से लगने का हमें खदशा है। तो जाहिर है हमें पुरहजूम चीज़ों से बहुत ही इज्तनाब करना है, चाहे वो सियासी नेचर की हैं, मजहबी नेचर की हैं, सोशल नेचर की मैरिजेस हैं, व्हाटएवर यू कैन सेंड मनी और ग्रीटिंग्स और कार्ड, अगर खुद नहीं जाएं, अवॉइड करें। डॉक्टर राना जवाद, ये जो बच्चों का जिक्र किया है जी, ठीक है डॉक्टर राना जवाद, बच्चों को ये जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं कि ये पहली ये हो रहा है कि पहले तो यही था कि जी बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, तो क्या ये इसका एविडेंस आना शुरू हो गया है? पाकिस्तान में इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहां पे बच्चे जो हैं यानी अंडर 18 हैं या और उससे छोटे बच्चे हैं, वो इस तरीके से उनको ये वायरस जो है वो लग रहा है, और उसका किस तरीके से उन पे इसका असर हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया फहद साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एक्चुअली बच्चों में कोविड-19 की इन्फेक्शन बड़े अर्ली डेज में एस्टेब्लिश हो गई थी, जब हमें चंद दिन के बच्चों के अंदर चाइना के अंदर वुहान के अंदर ये ट्रांसमिशन मिली। लेकिन इशू जो 2-3 चीजें थी जो उस वक्त क्लियर हुई वो आज तक कंटिन्यू कर रही हैं कि नंबर एक, कोई भी एज इससे मुफर नहीं है, कोई उससे मतलब सेफ नहीं है, यानी कि हर एज ग्रुप में होता है। जितनी लेकिन आपकी यंग उम्र हो, जितने आप लेट्स से 9 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन और मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। मतलब जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो के करीब तक मॉर्टेलिटी है। लेकिन ये नहीं है कि कोई गारंटी है कि अगर आप 1 साल के हैं या 2 साल के हैं तो वो किसी की मौत नहीं हो सकती इससे। लेकिन जो उम्र बढ़ती है इसकी कॉम्प्लिकेशन और शरह अमवात बढ़ती जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमें बच्चों में क्यों नजर आना ज्यादा शुरू हो गया है? पहले हमारे पास पूरी दुनिया में टेस्टों की एक्सेस नहीं थी, लोग टेस्ट नहीं करवा सकते थे और उन्हीं का टेस्ट करवाया जाता था जो बहुत ज्यादा बीमार होते थे। तो इस वजह से आपको ये शुरू के अंदर जो हमें डेमोग्राफी मिली वो ओल्डर पीपल थी या ज्यादा बीमार लोगों की थी। जो टेस्ट हमारे पास एक्सेस होता गया और हमने जिस तरह घर के कॉन्टैक्ट देखने शुरू किए तो हमें पता लगा कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक भी हैं जो मरीज हैं इसके कोविड-19 के, और यूं बच्चों की तादाद ओवरऑल उसके अंदर बढ़ती रही। अब इसकी मोर्टेलिटी तो पाकिस्तान में अब यानी पाकिस्तान में अब ये अक्सर आपको नजर आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, अगेन क्योंकि उनके अंदर अलामत उतनी सख्त नहीं आती तो बच्चों का इतना टेस्ट नहीं करवाया जाता। और अगर आप जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का डेटा है वो जो अवेलेबल है पब्लिक पे वो भी देखें तो उसमें भी आपको हर ग्रुप इन्फेक्टेड मिलता है, लेकिन ज्यादा जो ग्रुप्स हैं जो जिनमें कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, ज्यादा सीरियस बीमारी है, वो ओल्डेस्ट एज ग्रुप्स ही हैं। लेकिन अब इसमें चेंज क्या हुई है वेरिएंट की वजह से? वेरिएंट की वजह से जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, जो अकरम साहब ने, कि ये 65% ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। और रीसेंट जो रिपोर्ट्स हमें लैब बेस्ड स्टडी की बताती हैं कि ये प्रोबेबली कंफर्म नहीं है अभी फील्ड स्टडी के अंदर कि ये लीथल भी ज्यादा हो रहा है। तो अब जब ये दोनों चीजें आप मिला दें तो इसका मतलब है कि अगर आगे 100 लोग बीमार हो रहे थे इसके साथ, अब उसी रेट के ऊपर 150 लोग बीमार होंगे। जब 150 लोग बीमार होंगे तो आप में बच्चों की भी तादाद उसी तरह बढ़ेगी उसके अंदर और बड़ों की भी बढ़ेगी, और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इवन अगर विरुलेंस ना भी चेंज हो बाय जस्ट हैविंग अ बिग नंबर ऑफ पीपल जिनको इन्फेक्शन है तो आपको टोटल काउंट ऑफ डेथ्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, जरा यहाँ पे कथा कलामी माफ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वैक्सीनेशन के हवाले से मैं जरा जानना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट से कि जिस तरीके जो वैक्सीनेट कर टीका जिनको लग रहा है उन पे क्या किस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और कहाँ पे खतरा जो है वो बाकी रह जाता है, ये बड़ा जरूरी है ये समझना हम सब के लिए। ब्रेक के बाद
अजीम ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर जावेद अकरम, जरा थोड़ा सा बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाइएगा कि क्योंकि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, 65 से ऊपर लोग जो हैं वो टीके लगवा रहे हैं और साइनोफार्म का टीका लग रहा है, चुनाचे उसके 2 शॉट्स हैं और उनके दरमियान जो है वो 21 दिन का वक्फा है। अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है वो पॉजिटिव टेस्ट आ गया, उनकी वाइफ बुशरा बीबी का भी आ गया, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी चल पड़े कि जनाब वैक्सीन लगी है उसके बावजूद क्या हुआ। बहरहाल वो तो मेरे ख्याल है अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वैक्सीन को इफेक्ट लेते हुए थोड़ा लंबा अरसा लगता है। आप सिर्फ ये समझा दें कि ये जब पहला टीका लगता है तो उसके बाद क्या इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और दूसरे टीके के बाद कितनी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जो बनती हैं, ये क्या सिलसिला है, यानी टीका लगने से एंटीबॉडीज डेवलप होने का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा। देखें फहद, ये डिपेंड करता है वैक्सीन पे। जैसे आपने साइनोफार्म का वो 2 डोज वैक्सीन है जिसका ट्रायल हमने पहले किया था ऑलरेडी, जो कंक्लूड करके जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, वो कैंसाइनो का था जिसको एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैंने लीड किया था। तो उसमें हमने 18,000 लोगों को सिंगल डोज लगाई थी और उसका तो रिजल्ट भी अब आ चुका है ना। वो बहुत खुशाइन चीज़ है कि उसका रिजल्ट ये था कि 5% को बुखार हल्का सा हुआ था, अदरवाइज कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ था। और 100% एक टीके ने प्रिवेंट की थी सीरियस डिजीज और कोई एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, और 77% में प्रिवेंट हुई थी डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये जो भी आप लगाते हैं वैक्सीन, चाहे 2 डोज चाहे 1 डोज, और अभी जिसका ट्रायल हम कर रहे हैं ZF 2001 का, वो 3 डोज वैक्सीन है। तो एक जो पहला टीका होता है उसको कम से कम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जिसको हम एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज कहते हैं, ये वो फर्क हैं जो इन्फेक्शन के बाद बनती हैं, IgG IgM वगैरह। ये सिर्फ जो आपकी वायरस के ऊपर कांटे हैं, स्टड्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनती हैं, नॉट द वायरस। तो उसको हम स्पाइक एंटीबॉडीज कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन S के अगेंस्ट। कोई हर वैक्सीन उसी पे काम करती है। तो वो शुरुआत होती हैं तकरीबन 13वें दिन पे, और उसका जो ऑप्टिमम टिटर जाता है एक इंजेक्शन का, वो 3 हफ्ते में जाता है, जिसको हम स्पाइक एंटीबॉडीज कहते हैं, IgG IgM IgA। और फिर इसके एक बूस्टर जब आप लगाते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडी टाइटर है वो इंक्रीज करता है काफ़ी हद तक। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें, एक तो किसी भी वैक्सीन से ये मुमकिन नहीं कि बीमारी हो, और दूसरा कोई अभी तक हमारे पास 100% इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आई। तमाम वैक्सीन तकरीबन 75% से लेकर 93% तक हैं, चाहे वो मैसेंजर RNA है चाहे कोई है। ये समझना कि कोई वैक्सीन लगाने के बाद हम मुबर्रा हो गए कि हमें जरूरत नहीं रही किसी एहतियात की, ये बिल्कुल यानी वो रिस्क मौजूद रहता है, रिस्क मौजूद रहता है, हो जाता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, और लेकिन ये जो स्पाइक एंटीबॉडीज हैं, इनका टेस्ट कराना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा टेस्ट है, 2500 रुपए का टेस्ट है। और मैं समझता हूं कि आपने लगानी ज़रूर है विदाउट टेस्टिंग दी स्पाइक एंटीबॉडीज, उस पर पैसे बिल्कुल नहीं खर्चें। आप जो भी वैक्सीन आपको मिलती है, जो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि अभी इस हफ्ते हमारी 5 वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। इसलिए किसी एक खास वैक्सीन के पीछे नहीं जाएं, जो आपको करीब से मिल जा रही है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर रहे हैं, वो लगवाएं और उसका फॉलो अप करें। अगर वो 1 डोज की है तो 1 डोज कैंसाइनो लगाई है तो 1 डोज ही बहुत है, और अगर दूसरी लगाई है तो वो जाहिर है 2 डोज की है 2 डोज, तीसरी डोज की 3 डोजेज हैं। तो जो भी वैक्सीन है ये जरूर लगाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि अभी इस वक्त क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा रैपिड ट्रांसमिशन हो रही है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और इस लंबी टनल जो अंदोनाक टनल है, जिसके हर मीटर 2 मीटर बाद किसी की लाश पड़ी है, 30 लाख लोग मर चुके हैं। अब हम इसकी टनल के एंड पे आए हुए हैं। बिल्कुल रे ऑफ होप है कि एक अच्छा इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब 75% लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे इफेक्टिवली, तो ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। तो अब आपको जिंदा डॉक्टर साहब इसका फायदा करने के लिए, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने डॉक्टर राना जवाब हैं वो जारी रखें। जी जी ठीक है डॉक्टर राना जवाब, अब इसको ये सारी सूरत को सामने रखते हुए मुझे बताइए कि हमारा जो कहा जाता था कि एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, 70% लोग जो है इन्फेक्ट हो जाएंगे, कोई अंदाजा है कि हम उसके कितने करीब हैं? और ये सारा ये थर्ड वेव जिस तरीके से बिल्ड कर रही है और साथ साथ हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो भी उस तरीके से बिल्ड कर रही है, इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए
कोई प्रोजेक्शन है कि ये मामला कब ढलने शुरू होगा? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, यानी टाइम फ्रेम क्या हमें नजर आ रहा है कि मामलात, हालात काबू में आना शुरू होंगे? लंबा टाइम फ्रेम है और 2-3 माह की बात नहीं है, और उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन, आपके भी इल्म में है कि तकरीबन 1 माह के अंदर शायद चंद लाख हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। कंपेयर करें अमेरिका के अंदर, अमेरिका से तो वो तकरीबन डेली 2.4 मिलियन ऑन एवरेज लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। इंडिया को कंपेयर करें तो एवरेज सिंगल डे उनकी जो वैक्सीनेशन है वो 100,000 पीपल है, और हमारी एक्चुअली चंद हजारों तक है। सो ये इशू ऑन इट्स ओन शो करता है कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम। अब दूसरी आ जाइए कि जो आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो रही है, तो वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है और अगर इतनी ज्यादा फैल रही है तो कब तक हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जिसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी का एक्वायर कर लिए हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो डेटा है ग्लोबल, वो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ब्राजील की थी, जहां फर्स्ट वेव के अंदर उनके एक शहर में डेवस्टेशन हुई और वहां पे इतनी अमवात हुई कि सड़कें उनकी भरी हुई थी और कोई उठाने वाला बंदोबस्त नहीं था। और बाद में जो सर्वेज हुए वहां, उससे ये पता लगा तकरीबन 75% आबादी को ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई हुई है या उनके पास एंटीबॉडीज है। तो अजम्पशन थी कि अब वो सेफ रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी अब थर्ड वेव आई है और उधर जो वेव आई है, तो हैरानगी की बात है कि वहां पे भी बड़ी तेजी के साथ उसी तरह केसेस बढ़े हैं जिस तरह फर्स्ट वेव की तरह बढ़े हैं। तो उसकी 2-3 वजूहात साइंसदानों ने निकाली हैं। एक ये कि हमारी असेसमेंट गलत थी कि 75% आबादी इन्फेक्ट हो चुकी थी और मोस्ट लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, फिर मैंने प्रोग्राम को रैप अप करना है। जो पहली 2 वेव्स हमने देखी हैं उसमें कुछ आइडिया हो रहा है कि इस थर्ड वेव का पीक जो है वो कितना आगे है, कितना लंबा चलेगा, को प्रोजेक्ट कर सकते हैं? जी, वो तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कंपेयर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली जो आज के नंबर हैं लाहौर के, वो तकरीबन 25 के शायद 27% केस पॉजिटिविटी है। या आप अगर याद करें तो पहली वेव में हम शहरों में इस लेवल की केस पॉजिटिविटी पे पहुंचे थे, तो ये प्रीटी मच उस लेवल पे हम आए हुए हैं जो हमारी फर्स्ट वेव वाला लेवल था। क्या ये यहाँ पे रुकेगा या इससे आगे चढ़ेगा, ये हमें नेक्स्ट वीक में जब ये छुट्टियां खत्म होंगी और हमारा जो टेस्टिंग वापस अपनी लेवल पे जाएगी, तो मे बी वेडनेसडे और थर्सडे को ज्यादा अच्छी असेसमेंट कर सके। ओके, बहुत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमें बताते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है और सूरत हाल गंभीर है हर हवाले से, और इसका फिलहाल एक ही तोड़ है, सबसे अहम वो ये कि हमने एहतियात करनी है, हर हवाले से एहतियात करनी है, सारे SOPs फॉलो करने हैं, और जब हमारी बारी आई तो वैक्सीन जो है वो जरूर लगवानी है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह।